हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। एंड इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉडर्न पीरियड। और आज की जो वीडियो है दिस विल बी आर पार्ट 1 वीडियो ऑन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो रफली बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस आई वुड लाइक यू टू गेट इंट्रोड्यूस टू द मॉडर्न पीरियड। तो हम थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि मॉडर्न पीरियड में आखिर क्या चल रहा था and what all are the themes so that we can better understand the questions that we are going to solve। तो इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थी इस टाइम पे। फ्रेगमेंटेड मतलब होता है तितर बितर हो जाना, मतलब टूटा फूटा सा सोसाइटी था। फ्रेगमेंटेड थी बहुत ज़्यादा ही, और जो सेंस ऑफ लोकल कम्युनिटी था वो बिल्कुल गुम हो चुका था। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था, तो जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था आपको पता ही है, रूरल से बहुत ज़्यादा अर्बन की ओर माइग्रेशन होती है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, बिकॉज द पीपल इन द रूरल एरियाज़ दे वांट गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब उनको भी कुछ काम धंधा चाहिए, उनको मन नहीं लग रहा गाँव में, वो भी देखना चाहते हैं ना कि भाई अर्बन में ऐसा क्या हो रहा है, जो वो उनको भी फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट फ्रॉम दी अर्बन एरियाज़, है ना। वो भी चले गए हैं ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की वजह से, एजुकेशन की वजह से। तो अब अर्बन में जहाँ पे चले गए हैं वहाँ पर क्या होगा, क्रिएशन ऑफ स्लम्स हो जाएगा, पुअर कंडीशंस, पुअर वर्किंग कंडीशंस है उनके लिए। अब सैनिटेशन बहुत ख़राब हो जाएगा उन लोगों का। एंड ऑल्सो जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज एमर्ज होंगी। जब न्यू टेक्नोलॉजीज एमर्ज होंगी तो इट विल लीड टू दी वॉर, ठीक है, क्योंकि तितर बितर विचार हैं हमारे और हमारी तितर बितर ही सोसाइटी है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वॉर। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट वॉर होते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना भाई, वर्ल्ड वॉर 1 आप समझ सकते हो कि पूरा वर्ल्ड वॉर चल रहा है 1, और जब जा कर के आपका मॉडर्न पीरियड चल रहा है तो कैसे कैसे वर्क्स आपको देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग दिस मॉडर्न पीरियड, सो यू कैन को रिलेट, है ना, कितना कियोटिक सोसाइटी होगी, कितना केओस है मचा हुआ है पूरा। तो जो वर्ल्ड वॉर 1 है ना, इट टुक प्लेस फ्रॉम द ईयर 1914 टू 1918, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स जो कि आपको एक स्टोरी के फॉर्म में आप चीज़ों को रिलेट करने में मदद करेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है इट हैपन फ्रॉम 1914 टिल 1918। देन कम्स द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 जो है इट हैपन फ्रॉम 1939 टू 1945। तो ये दो बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट्स हैं। इसके बीच में एक और जो मेजर इवेंट हुआ था वो था हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या हुआ था ना, दिस हैपेंड इन द ईयर 1929 एंड 1930s। तो इसको भी अभी डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक डिप्रेशन को, लेकिन इससे पहले एक जो इम्पोर्टेंट हुआ था वो है हमारा रशियन रेवोल्यूशन। RR दैट स्टैंड्स फॉर रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन मतलब कि दे वर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस, वहाँ पर पहले मोनार्की था। सो दीज पीपल वर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम। तो 1917 में ये सब चल रहा था, जबकि हमारा वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है ना 1914 टिल 1918, तो बीच में ये सब चल रहा है। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन चल रहा है। रशियन रेवोल्यूशन जब खत्म हो गया था तो 1920s जो ईयर आते हैं ना, 1920s को बोला गया है दैट दीज आर द रोरिंग 1920s। ROARING, रोरिंग 1920s का मतलब क्या है, अब जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो ये जो मिडिल क्लास थी ना, यहाँ पे अब इमर्ज होती है मिडिल क्लास। इनके पास आ जाता है बहुत सारा पैसा, और जैसे ही आप लोगों के पास भी पैसा आ जाता है आप क्या करते हो, फटाफट आप पैसा लेते हो पर्स में और कहाँ भागते हो, मार्केट की तरफ भागते हो। यू ऑल लव मार्केट, पता नहीं आप लोगों को क्या ही पसंद आता है वहाँ पर मार्केट में जा कर के, बट आपकी कभी भी मतलब सेटिस्फैक्शन है वो आपको मिलता ही नहीं है। यू वॉन्ट ऑलवेज मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, जो कि आप लोगों को खुद भी नहीं पता होता है ना। इसी की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज भी हो जाता है। तो सिमिलर थिंग्स हैपेंड इन द 1920s। मिडिल क्लास के पास आया पैसा, और जैसे पैसा आया वो गए मार्केट के तरफ दौड़े दौड़े, वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब मटीरियलिज्म इंक्रीज़ होता है। मटीरियलिज्म मतलब भाई जा करके वो कुछ भी खरीद रहे हैं जो उनको चाहिए भी नहीं है, मतलब कुछ भी, दे आर बाइंग जस्ट लाइक दैट। और फिर क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन हो जाता है। ये जो हमने बताया ना इकोनॉमिक डिप्रेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ एक्चुअली में, जो हमारा स्टॉक मार्केट था वो क्रैश हो जाता है। फर्स्ट इट क्रैश्ड इन अमेरिका, और फिर उसके बाद वो क्रैश हो जाता है हमारा लंदन में। तो ये बहुत मेजर इवेंट था। अब जब इतना पैसा आ रहा था फिर सारा पैसा डूब जाता है अचानक से, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक थर्सडे, क्योंकि उस दिन थर्सडे का दिन था तो इसको ब्लैक थर्सडे भी बोल देते हैं। और इसको एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट क्रैश। जो ये वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट है, इट इज़ लोकेटेड इन अमेरिका, तो वहाँ पर पहले क्रैश होती है, फिर हमारी लंदन में क्रैश हो जाती है, क्योंकि सिमिलर
कंडीशंस होते हैं ना, आप मतलब रिस्क हो जाता है तो द स्टॉक मार्केट इट फेल डाउन एंड दिस लेड टू ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, सो ये सारा हमारा चल रहा है बैकग्राउंड में ऑफ द मॉडर्न पीरियड, तो आपको अब थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। लेट अस ऑल्सो हैव अ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिटरेचर। अब इस टाइम पे लिटरेचर कैसा प्रोड्यूस होगा ना, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, दैट इज मेक इट न्यू। अब ये मेक इट न्यू का क्या मतलब है भाई, नया करो, नया करो, यानी कि अपने क्लासिकल्स को फॉलो मत करो और डू समथिंग न्यू, मेक इट न्यू। ये वाला जो मोटो है इट इज़ गिवन बाय एजरा पाउंड। एजरा पाउंड अमेरिकन राइटर हैं और उन्होंने ये मेक इट न्यू वाला मोटो दिया है और बोलते हैं कि दैट वी मस्ट डिपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ आर्ट। उनको छोड़ दो क्योंकि वो आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट मतलब पुरानी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, अब आप उनको छोड़ दो, कुछ नया करो अपने जीवन में। यहाँ पर ऑल्सो वी विल सी द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है कि जब आप एक कैरेक्टर अपने विचारों को बड़े अच्छे से प्रकट करता है, मतलब उसके जो मन में चल रहा है ना एक्चुअली में, वो पोर्ट्रे हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये भी इमर्ज होता है यहाँ पर। नॉन लीनियर राइटिंग्स मिलेंगी हमें, यानी कि नॉन लीनियर राइटिंग्स मतलब ना ही तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर वर्क शुरू हो रहा है, ना आपको पता चलेगा कि हम वर्क को पढ़ते पढ़ते हम उसके बीच में भी पहुँच गए, अच्छा जी, और वर्क कब ख़त्म हो जाएगा आपको वो भी नहीं पता चलेगा। यानी कि सब बहुत ही हैप्पी है, कुछ भी मतलब सिंक में नहीं है कि एक स्टार्टिंग है, एक मिडल है, एक एंड है, कुछ भी नहीं है ऐसा। एंड ऑल्सो यू विल सी द राइज इन द फ्री वर्स पोएट्री। हमने देखा ब्लैंक वर्स होता है, एक फ्री वर्स होता है। तो पहले वाली जब हमने पोएम्स शुरू करी थी स्टार्टिंग में क्लासिकल एज में, तो देवर राइटिंग ब्लैंक वर्स वो यूज़ करते थे, क्योंकि जो ब्लैंक वर्स होता है ना, ब्लैंक वर्स इज रिटन इन मीटर्ड लाइन। तो मीटर्ड लाइन है यानी कि कुछ वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो फ्री वर्स है ना वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है वो कि उसमें कोई राइम नहीं होता है, कोई मीटर नहीं होता है। सो नो राइम एंड नो मीटर। तो ये हमारा होता है फ्री वर्स। जब अब मॉडर्न पीरियड है, क्या वो रूल्स को फॉलो करेंगे? अब वो जो रूल्स को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रिजेक्ट द ब्लैंक वर्स एंड दे विल स्टार्ट विद द फ्री वर्स, यानी कि जो उनके मन में आएगा, जैसे आएगा वो वैसे ही लिखेंगे। ऊपर से अब वो क्या कर रहे हैं, ओपन एंडेड सिंबल्स छोड़ देते हैं। कुछ सिंबल्स यूज़ करेंगे, ओपन एंडेड छोड़ देंगे, यानी कि आप सोचते रहो बैठ करके भाई ये क्या यूज़ कर दिया इन्होंने, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओपन एंडेड सिंबल्स होंगे, बहुत सारे एल्यूजन्स हमें देखने को मिलते हैं। एल्यूजन्स होता है कि चलता फिरता एक रेफरेंस पास कर देना टू सम अदर वर्क, है ना, तो एल्यूड कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एज एल्यूजन। तो आपको मतलब दूसरा वर्क भी पता होना चाहिए अगर आपको ये वाला वर्क समझना है, क्योंकि वो एल्यूड कर रहे हैं ना। वो अगर जिस चीज़ को वो एल्यूजन कर रहे हैं, अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप क्या इस चीज़ को समझ पाओगे? नहीं ना। धीरे धीरे फिर हम देखेंगे स्टार्ट ऑफ एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म राइज हो जाएगा। एब्सर्ड मतलब होता है कि बस पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना था। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब हम मॉडर्न पीरियड के क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज दैट शिकागो क्रिटिक्स वर क्रिटिकल ऑफ व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए पहले कौन है ये शिकागो क्रिटिक्स और ये क्या बोलना चाहते थे। और दे आर क्रिटिकल ऑफ द मतलब ये किन चीज़ों को अपोज करते हैं, मतलब किन के खिलाफ ये बातें करने वाले हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू टेल। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो शिकागो क्रिटिक्स हैं ये कहाँ से इमर्ज होते हैं। तो दे हैव इमर्ज फ्रॉम यूएसए। यहाँ पर ये इनका यूएसए में ग्रुप था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो है ना, वहाँ पर ये लोग पढ़ते थे एंड दैट इज़ लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसीलिए शिकागो क्रिटिक्स नाम है, क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो इन्होंने क्या करा ना, दे आर क्रिटिकल ऑफ द न्यू क्रिटिक्स। न्यू क्रिटिक्स कौन है? न्यू क्रिटिक्स आर द पीपल हु आर फोकसिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द पोएट्री। कि जब भी वो कुछ पोएट्री समझ रहे हैं मान लो, तो वो उसमें देखेंगे कि कौन से डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, कौन सी एलिट्रेशन है, एनाफोरा है, क्या यूज़ हो रहा है उसमें, मतलब उसकी जो फॉर्मल जो एस्पेक्ट्स है ना, उस चीज़ों को वो एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज न्यू क्रिटिक्स, यानी कि आप न्यू क्रिटिसिज्म कर रहे हो। आप सिर्फ उसकी जो फॉर्मल एस्पेक्ट्स है ना, लिटरेरी डिवाइस कौन सा है, क्या टेक्निक यूज़ करी गई है, सो स्टडिंग दैट इज़ कॉल्ड एज न्यू क्रिटिक्स। अब जो शिकागो क्रिटिक्स है ना, वो किस चीज़ पे फोकस करेंगे? वो एम्फोसिस करते हैं अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट्स पे। तो ये अरिस्टोटल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना कि अरिस्टोटल को फॉलो करेंगे। और जैसा जैसा अरिस्टोटल ने बोला था ना कि आपको प्लॉट पे ध्यान देना, आपको कैरेक्टर पे ध्यान देना है, आपको जॉनर पे ध्यान देना है, तो ये जो शिकागो क्रिटिक्स है ये भी सेम बात बोलते हैं कि भाई प्लॉट जो है ना आप वो भी देख लिया करो, कभी कभी कैरेक्टर भी देख लिया करो, थोड़ा थोड़ा जॉनर भी देख लिया करो, एकदम से बिल्कुल फॉर्मल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस ना करो, आप ये सब भी देखो। सो देयर फॉर वी कैन से कि जो शिकागो क्रिटिक्स है ना, वो कहीं ना कहीं पार्शियली रिएक्शन दे रहे थे टुवर्ड्स दी न्यू क्रिटिसिज्म।
अब और वो बोलते थे कि जो आप न्यू क्रिटिसिज्म कर रहे हो ना, तो यू आर फोकसिंग सो मच ऑन द फिगरेटिव लैंग्वेज एंड आयरनी दैट यू आर रिजेक्टिंग द प्लॉट, द कैरेक्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप मतलब ज़्यादा ही कुछ आप ओवर ही बन रहे हो। तो ऐसा उनका मानना था शिकागो क्रिटिक्स का। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग तो बोलते हैं कि जो शिकागो क्रिटिक्स है वो न्यू क्रिटिक्स का ही पार्ट है ना, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस देर इज़ ओनली अ माइन्यूट डिफरेंस, बस आपको वही समझना है थोड़ा सा। एंड रिमेंबर दैट कि जो शिकागो क्रिटिक्स है ना, दे वर क्रिटिकल ऑफ द न्यू क्रिटिक्स एंड दे ऑल्सो वैल्यूड द फॉर्म और द स्ट्रक्चर ऑफ द लिटरेरी। बोलते थे कि भाई फॉर्म और जो स्ट्रक्चर है ना उसकी भी कुछ वैल्यू है टेक्स्ट में, सिर्फ आप लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा फोकस ना करो। तो ये सब माना था शिकागो क्रिटिक्स का। लेट अस लुक एट द अदर ऑप्शंस। अ मूवमेंट पोएट्स है ना, इसको आई विल एक्सप्लेन इन द मूवमेंट्स जब हम लिटरेरी मूवमेंट स्टडी करेंगे। एंग्री यंग मैन भी वहीं पर है और फ्यूचरिज्म भी वहीं पर है। एंग्री यंग मैन का तो उनका नाम में ही है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, सो देयर फॉर दे आर कॉल्ड एज एंग्री यंग मैन। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था सब कुछ एब्सर्ड हो गया था, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, और लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो दे आर एंग्री यंग मैन। और फ्यूचरिज्म भी है जो कि फ्यूचर पे है। सो ऑल अदर मूवमेंट्स वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन देम व्हेन वी विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द लिटरेरी मूवमेंट पोर्शन। और अगला जो क्वेश्चन है ना, ये एक फॉलोअप क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं जो शिकागो क्रिटिक्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको पहले मतलब समझ आना चाहिए, फिर आपको पता भी होना चाहिए कि ये वाली थ्योरी किन्होंने दी है। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज R.S. क्रेन। R.S. क्रेन है हमारे एंड ही इज रिलेटेड टू द शिकागो क्रिटिक्स। R.S. का मतलब है हमारा रोनाल्ड सैलोमन। अगर आपको ना याद रहे कोई बात नहीं, याद भी नहीं रहेगा एक्चुअली, सो यू रिमेंबर जस्ट क्रेन, CRANE। क्रेन कौन है? C फॉर क्रेन इट इज, एंड C फॉर शिकागो। C फॉर क्रेन है और C फॉर ही शिकागो है हमारा। तो क्रेन है जो हमारे शिकागो क्रिटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। I.A. रिचर्ड्स का कौन है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म था। T.S. एलियट एंड I.A. रिचर्ड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम अगेन इन द लिटरेरी मूवमेंट पोर्शन, और थ्योरी के पोर्शन में भी है, क्रिटिसिज्म में भी है। सो वी विल कवर देम देयर इन डिटेल। और एक और आपको याद रखना है इसके अंदर कि जो क्रेन है ना वो तो है ही है इंपॉर्टेंट शिकागो क्रिटिक्स, लेकिन इनके साथ एक और आपको नाम जो याद रखना है, दैट इज एल्डर ऑलसन। ठीक है, एल्डर इनके बड़े भाई समझ लो, जैसे क्रेन है उनके बड़े भाई कौन है? एल्डर ऑल्सन। तो एल्डर ऑल्सन और क्रेन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शिकागो क्रिटिक्स हैं, और ये कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है? अमेरिका में, क्योंकि ये शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका में लोकेटेड है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है दैट हाउ मेनी प्लेस आर देयर इन शॉज प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1898। शॉ कौन है यहाँ पर? दिस इज GBS। GBS मतलब है हमारे जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। ओके, सो GBS ने, हमारे जो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ हैं, उन्होंने एक निकाला बुक प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। अब इसके अंदर कितने प्लेज हैं हमें ये बताना है कि प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट बुक के अंदर, जो कि आई थी हमारी 1898 में। ईयर याद रह जाए तो ठीक है, बट कोई बात नहीं, अगर भूल जाओ तो इट्स ओके। प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट में हमारे जो टोटल प्लेज हैं दे आर 7 इन नंबर। ओके, तो आपको याद रखना है दैट देर आर 7 प्लेज इन द प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1898 बाय GB शॉ, दैट इज जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। Let us come on to the next question. Out of these 7 plays, how many are pleasant plays? अब देखा हमने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कि प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट में टोटल में कितने प्लेस हो गए? बोलो, रिपीट इट आफ्टर मी। कितने हो गए? टोटल में 7 हो गए। अब जो ये 7 है ना, इनमें से आपको बताना है कि प्लेजेंट प्लेस कौन से हैं। ओके, सो प्लेजेंट प्लेस हैं इसके अंदर 4। टोटल में हो गए 7 प्लेस। 7 में से हमारे पास जो 4 प्ले हैं वो हो गए हमारे प्लेजेंट प्लेस, एंड जो 3 प्ले हैं वो हैं हमारे अनप्लेजेंट। प्लेजेंट कौन से हैं कि जो आपको हंसी मजाक में मोरल लेसन पढ़ा जाते हैं। अनप्लेजेंट वो जो कि आपको मतलब भाई इतना सच है कि आपसे देखा ही नहीं जा रहा है, सो दैट इज़ अनप्लेजेंट, है ना। तो जो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ है ना, वो सोसाइटी को बड़े अच्छे से रिफ्लेक्ट करते थे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेस हैं उनके। आई वुड सजेस्ट यू टू रीड सम ऑफ हिज वर्क्स ऑल्सो। यहाँ पर मैंने ना सारा डिविजन्स कर दिया है प्लेजेंट प्लेस का और अनप्लेजेंट प्लेस का, क्योंकि आपको फर्दर क्वेश्चंस मिलेंगे कि कौन सा प्लेजेंट प्ले है, कौन सा अनप्लेजेंट प्ले नहीं है। प्लीज़ मार्क कर दो। तो एक बार जब आप अच्छे से याद कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरीके से आए, यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू मार्क द करेक्ट आंसर। तो इस चीज़ को आप याद रख लो, ठीक है। दैट प्लेजेंट प्लेस में कौन से 4 प्लेस हैं। फर्स्ट जो हमारा प्ले है उसके अंदर आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू डू द समरी ऑफ दिस वर्क। आर्म्स एंड द मैन जो प्ले है, इसमें क्या है, वो हिपोक्रेसी से डील करते हैं ऑफ द ह्यूमन नेचर और जो फ्यूटिलिटी है वॉर की।
जब वॉर होता है तो सब कुछ बर्बाद कर देता है, तो मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ही टॉक्स अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ द वॉर, कि कितना फ्यूटाइल है जो वॉर होता है। इट टॉक्स अबाउट द इल्यूजन्स अबाउट द वॉर, द लव, और बोलते हैं कि जो वॉर है ना वो इन नो वे इट इज़ रोमांटिक, मतलब भाई वॉर मत ही करो। सो समवेयर इट एम्प्लॉयज द ह्यूमरस एक्टिविटीज़, ह्यूमर की मदद से वो समझाना चाहेंगे, वो आपको एक मोरल लेसन देंगे। डायडेक्टिक है वो, डायडेक्टिक मतलब होता है मोरल लेसन्स देना। तो आर्म्स एंड द मैन की ये स्टोरी है, एंड इट इज़ अ प्लेजेंट प्ले, यानी कि हंसते हंसते मजाक में आपको एक बड़ा अच्छा सा मोरल मैसेज मिल जाएगा। अगला जो वर्क है इसके अंदर वो है कैंडिडा। कैंडिडा एक वाइफ है, शी इज़ द वाइफ ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ क्लर्जी मैन, एंड शी इज़ बीइंग गिवन 2 चॉइसेस। तो उनको 2 चीज़ें चूज़ करनी है, या तो भाई वो अपने हस्बैंड को चूज़ कर लें, या फिर एक दूसरा आदमी है जिनको कि वो बहुत ही मतलब उनमें उनको प्यार हो गया उनसे, हु इज़ अ यूथफुल पोएट है जो कि, तो उनको चूज़ करना है कि उनको अब किसके साथ रहना है। तो ये कैंडिडा की स्टोरी है, एक लड़की है, अब उसको किसके साथ रहना है जा करके। सो इट टॉक्स अबाउट लव ट्राइंगल दैट इज़ हैपनिंग। थर्ड जो वर्क है इसके अंदर दैट इज़ द मैन ऑफ डेस्टिनी। द मैन ऑफ डेस्टिनी जो वर्क है ना, दिस प्ले इज़ बीइंग सेट इन इटली। तो इटली की में इसकी सेटिंग है, द मैन ऑफ डेस्टिनी, और इसमें एक औरत के बारे में है ये पूरी स्टोरी, द मैन ऑफ डेस्टिनी, जिसमें कि जो एक वुमेन है ना, शी आउटविट्स द नेपोलियन, भी चलाके को मात दे दी है एक वुमेन ने। सो शी इज़ आउटविटिंग नेपोलियन, एंड इट टॉक्स अबाउट दैट लेडी, द मैन ऑफ डेस्टिनी। एंड द लास्ट वर्क हेयर इज़ यू कैन नेवर टेल। यू कैन नेवर टेल की जो स्टोरी है ना, उसके अंदर क्या है कि एक फैमिली है ऑर्गेनाइज करी है डिनर, तो एक आदमी डिनर करने के लिए आता है, आखिरी में खुलासा होता है कि जो ये आदमी डिनर करने के लिए आया है ये ही उनका पिता है, मतलब जो बच्चे हैं घर में उनका जो पिता है, दैट इज़ द पर्सन हु हैज़ बीन इन्वाइटेड फॉर द डिनर। तो यू कैन नेवर टेल की ये स्टोरी है। अनप्लेजेंट प्लेस में अब देखो यहाँ पर सीरियस थीम्स हैं, लेकिन मतलब भाई वो मैसेज देना चाहते हैं, जब वो इतना हार्ड मैसेज है ना, तो आपको ट्रुथ से आप नहीं भाग सकते हो। तो ही इज़ ट्राइंग टू रियलाइज द सोसाइटी कि देख लो आप क्या कर रहे हो। विडोवर्स जो हाउस है ना, इसकी स्टोरी क्या है, टॉक्स अबाउट दी स्लम्स, और इसमें ये भी डिस्कस करा गया कि किस तरीके से जो हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो ह्यूमन बिहेवियर और रिलेशंस को किस तरीके से करप्ट कर देता है। सो दीज आर द थीम्स इन विडोवर्स हाउस। स्लम की थीम है और कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उस पर अटैक करा गया है। अगला जो वर्क है इसके अंदर वो है फिलैंडरर, और जो थर्ड वर्क है दैट इज मिसेस वेरेंस प्रोफेशन। ये एक प्रॉब्लम प्ले है एंड इट डील्स विद द प्रोस्टिट्यूट्स लाइफ, तो उस चीज़ पे बेस्ड है मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन। तो ये सारे हमारे हो गए 4 प्लेजेंट प्लेस हैं, एंड 3 जो हैं उसमें वो है अनप्लेजेंट प्लेस। अब जैसे कि यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनप्लेजेंट प्ले, यानी कि कौन सा प्ले है जो कि अनप्लेजेंट नहीं है। अनप्लेजेंट प्लेस कितने थे टोटल में, 3 प्लेस हैं, तो इनमें से एक जो है ना वो अनप्लेजेंट प्ले नहीं है। अभी विडोवर्स हाउस हमने डिस्कस करा था, तो ये तो हमारा क्या है, अनप्लेजेंट प्ले हो गया। मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन का क्या था कि प्रोस्टिट्यूट से डील करता है वर्क, दिस इज़ ऑल्सो एन अनप्लेजेंट प्ले का एग्जाम्पल हो गया। एंड कैंडिडा जो वर्क है ना, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। कैंडिडा जो वर्क है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लेजेंट प्ले, एंड डेल्टा ऑप्शन क्या है हमारा, द फिलैंडरर। द फिलैंडरर जो वर्क है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अनप्लेजेंट प्ले, तो कैंडिडा इज़ द आंसर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ जॉर्ज बर्नर्ड शॉ द थर्ड एक्ट इज एंटाइटल्ड एज डॉन जुआन इन हेल, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा प्ले है जो GB शॉ ने लिखा है जिसकी कि जो थर्ड एक्ट है ना, जो थर्ड एक्ट है उसका क्या टाइटल है, डॉन जुआन इन हेल। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ मैन एंड सुपरमैन। तीनों के तीनों ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड यू हैव टू पे फोकस टू ऑल द वर्क्स विच आर रिटन बाय जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, और क्रोनोलॉजी तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैन एंड सुपरमैन जो है ये एक सटायरिकल कॉमेडी है, और इसके अंदर है हमारे पास टोटल में 4 एक्ट्स, और जो थर्ड एक्ट है ना उसकी हेडिंग है डॉन जुआन इन हेल। अब ये कौन है डॉन जुआन जिनके बारे में बात करी जा रही है। डॉन जुआन जो है दिस वॉज अ पोएम जो कि इन्होंने लिखी थी, इट वॉज रिटन बाय लॉर्ड बायरन। जो लॉर्ड बायरन है वो एक पोएट थे, उन्होंने पोएम लिखी है डॉन जुआन, और उन्हीं पे ये बेस्ड है। जो डॉन जुआन है ना उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके कैरेक्टर की, दैट ही इज़ अ वुमनाइजर। वुमनाइजर कौन होता है, दैट वन हु गोज एंड फ्लर्ट्स विद ईच एंड एवरी वुमन, तो वो वुमनाइजर है डॉन जुआन जो है। लेकिन अब मैन एंड सुपरमैन में क्या होता है कि जो ये डॉन जुआन जो बना बना घूम रहा था ना, जो बहुत वुमनाइजर था, इसी को ही
ट्रिक कर दिया जाता है बाय अ वुमेन। अब एक वुमेन आती है, एन वाइटफील्ड है उसका नाम, एन वाइटफील्ड, एन वाइटफील्ड। एन वाइटफील्ड जो है ये आएंगी एंड शी सेड्यूसेस डॉन जुआन। तो अब जो डॉन जुआन थे वुमनाइजर भाई, वो उनकी तो पूरी हस्ती ही खराब हो चुकी है ना। सो दिस इज़ द वर्क एंड दिस प्ले डील्स विद द वुमेन परस्यूट फॉर लव। तो ये है मैन एंड सुपरमैन की। तो इसमें आप याद रखना कि जो थर्ड एक्ट है ना, उसका टाइटल क्या है कि डॉन जुआन कहाँ पर है, वो हेल में पहुँच चुका है डॉन जुआन। आर्म्स एंड द मैन की अभी स्टोरी मैंने बताई थी, आर्म्स एंड द मैन, फ्यूटिलिटी ऑफ द वॉर पे डिस्कशन होता है इसमें। पिग्मेलियन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और पिग्मेलियन का आप याद रखना, पिग्मेलियन है क्या एक्चुअली में, तो एक स्कल्प्टर था, उसने एक स्कल्पचर बनाया था एक वुमेन का। अब उसको इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया उससे, तो उसने भगवान को बोला कि प्लीज़ इसको आप लाइव उसमें बदल दो, इसको औरत बना दो असली में ही। तो फिर वो जो स्कल्पचर है ना, वो एक लाइव वुमेन बन जाता है। सो दिस इज़ द स्टोरी पिग्मेलियन की, जो कि हमने ग्रीक माइथोलॉजी फिगर में से स्टडी करा था। यहाँ पर जो पिग्मेलियन है ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, तो इसके अंदर यही सारी थीम्स देखने को मिलेंगी आपको। सीजर एंड क्लियोपैट्रा इज़ अ प्ले विच इज़ रिटन बाय होम। तो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ जी.बी. शॉ, क्योंकि हम जी.बी. शॉ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपने बता दिया। अब देखो, शेक्सपियर ने भी मिलता जुलता ही एक प्ले लिखा है, लेकिन उसका टाइटल सीजर एंड क्लियोपैट्रा नहीं है। वो तो क्लियोपैट्रा का अफेयर किससे करवा रहे थे, एंटनी जी से, ANOTNY। ठीक है, तो एंटनी जी से अफेयर था। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा अगर पूछा जाए, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, तो लिखा है वो प्ले शेक्सपियर जी ने। लेकिन अगर सीजर एंड क्लियोपैट्रा है, ये सीजर कौन है, जूलियस सीजर है। ठीक है, तो वी हैव स्टडीड दैट प्ले ना, जूलियस सीजर वाला जो प्ले था, लेकिन उसमें जो सीजर है उसकी वाइफ कोई और थी। यहाँ पर वो क्लियोपैट्रा से एसोसिएट कर रहे हैं। ये हमारे जी.बी. शॉ हैं, जो कि क्या लिखते हैं, सीजर एंड क्लियोपैट्रा, आप इसको याद रखना। और शेक्सपियर ने क्या लिखा है, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, जिसमें कि वो एंटनी का लव अफेयर दिखाते हैं विद क्लियोपैट्रा, और ये ट्रेजेडी हो जाती है जिसमें कि बाद में इन दी एंड वी फाइंड कि जो एंटनी है वो भी मर गया, क्लियोपैट्रा है उसने अपने आप को सांप से डसवा लिया और वो भी मर चुकी थी। ठीक है, तो सेम है, इसमें बस सीजर एंड क्लियोपैट्रा है। क्लियोपैट्रा कौन है, शी इज़ अ इजिप्टियन क्वीन। तो इजिप्ट की बहुत सुंदर हसीन क्वीन है क्लियोपैट्रा। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ जी.बी. शॉ इज द फर्स्ट ऑफ द ट्रूली शेवाइन एंड द फर्स्ट ऑफ द प्लेजेंट प्लेस। ओके, सो दे आर वॉन्ट टू नो कि कौन सा है जो पहला, तो प्लेजेंट प्ले है। प्लेजेंट प्ले हमने पढ़े थे, 4 प्लेजेंट प्ले थे, और जिसके अंदर क्या है, ट्रूली शेवाइन है। अब इसका क्या मतलब होता है, शेवाइन का मतलब होता है ना कि ये एक मेथड था जो कि जी.बी. शॉ ने यूज़ करा था इन हिज प्लेस। तो वो एक सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इंस्टिल करना चाहते थे भाई, आपको पता होना चाहिए कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो वो उस सेंस को लाने के लिए ही यूज्ड दिस मेथड टू इन्फ्लुएंस द एथिकल ओपिनियन ऑफ द ऑडियंस। वो चाहते थे कि जो भी ऑडियंस उनका वर्क पढ़े, जो भी ऑडियंस उनका प्ले पढ़े, उन्हीं के जैसे उनके विचार हो जाएं। तो जी.बी. शॉ का बहुत मतलब ये था कि ना वो ओपिनियंस को चेंज कर देना चाहते थे अपनी ऑडियंस के। तो इसीलिए ये पूछना है कि अब ये कौन सा वाला इनमें से कौन सा प्ले है जिसके अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, द फर्स्ट ऑफ द प्लेजेंट प्लेस। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन इज लिटिल बिट डाउटफुल। इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफ द प्लेजेंट प्लेस, तो वो तो हमारा है आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, बट नाउ हेयर वी हैव टू ऑल्सो टेल कि भाई उसके अंदर ये वाला जो शेवाइन मेथड है वो भी उसके अंदर यूज़ होना चाहिए है ना। देयर आर नो कंक्रीट एविडेंसेस कि भाई इसके अंदर हमने वो यूज़ करा है कि नहीं। अगर इसमें ऑप्शन होता पिग्मेलियन, देन यू हैड टू गो विद द ऑप्शन पिग्मेलियन, क्योंकि पिग्मेलियन में तो बिल्कुल प्रूफ है दैट दिस मेथड हैज़ बीन एम्प्लॉयड। तो पिग्मेलियन वुड बी द आंसर, बट वो ऑप्शन में भी नहीं है। और ऊपर से फिर वो बोलते कि द फर्स्ट ऑफ द प्लेजेंट प्लेस। अभी 4 प्लेस मैंने बताए थे प्लेजेंट प्लेस में, और ये जितने भी 4 ऑप्शन हैं ये सारे प्लेजेंट प्लेस ही हैं। तो वो उसका फर्स्ट तो हमारा आर्म्स एंड द मैन है, विच वॉज प्रीमियर्ड इन द ईयर 1894। तो ये तो फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन इट्स अ डाउटफुल क्वेश्चन लिटिल बिट। तो अगर पिग्मेलियन ऑप्शन में हो तो पिग्मेलियन के साथ चले जाना, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर आर्म्स एंड द मैन मार्क कर देना आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच प्ले ऑफ जी.बी. शॉ हैज़ इंस्पायर्ड सियान ओकेसी टू राइट प्लेस। जो सियान ओकेसी है ना, वो भी एक ग्रेट प्ले राइट है ऑफ द मॉडर्न एज। जी.बी. शॉ के पैरेलली ही इज़ ऑल्सो राइटिंग सो मेनी वर्क्स, और यू हैव टू स्टडी हिज प्लेज ऑल्सो। तो अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सा प्ले था जी.बी. शॉ का जो पढ़ करके भाई सियान ओकेसी तो एकदम उनके दीवाने हो गए हैं, उनको भी मोटिवेशन मिल गया है प्लेज लिखने का। तो ऐसा कौन सा प्ले था, तो क्या लगता है आपको, मतलब कोई एक प्ले अगर कोई किसी इंसान का पढ़ेगा तो वो क्या इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा कि वो बहुत ही इंस्पिरेशन ले लेगा
ऑब्वियसली नॉट, कुछ कुछ और भी पढ़े होंगे उन्होंने, है ना. सो देयर इज़ नो कंक्रीट आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑल्सो. आई डोंट नो वाई डू दे आस्क सच क्वेश्चंस, बट वी हैव टू मार्क एन आंसर. तो इसमें ना जो एंड्रोक्लस एंड द लॉयन है, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन मार्क हेयर. एंड्रोक्लस एंड द लॉयन में क्या स्टोरी है कि जो एक एंड्रोक्लस है कि आदमी होता है, भाग रहा होता है ये, तो इसको जंगल में लॉयन मिल जाता है. लॉयन बड़ा ही कुछ उसको दुख दर्द होता है, तो ये इसकी जो लॉयन है एंड्रोक्लस इसकी मदद कर देता है लॉयन की. अब जो जो आदमी एंड्रोक्लस के पीछे भागे हुए थे वो उसको पकड़ करके ले जाते हैं. ठीक है, तो उसको पकड़ करके जब ले जाते हैं ना, तो उसको एंड्रोक्लस को यही सज़ा मिलती है कि तुम्हें एक मैदान में छोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर कुछ हम लॉयंस छोड़ देंगे, और अगर वो लॉयन तुम्हें खा जाता है तो तुम मर जाओगे. अब जो यहाँ पर जो लॉयन जिसको भाई छोड़ा गया था ना, ये यही वाला लॉयन था जिसकी मदद करी थी एंड्रोक्लस ने. अब ये लॉयन आएगा, अब जब इसने इसकी मदद करी है लॉयन को, ये आदमी पहचान में आ गया एंड्रोक्लस. अब ये इसको नहीं खाएगा और इन दोनों की हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा गहरी फ्रेंडशिप. ठीक है, सो इट टॉक्स अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन एंड्रोक्लस एंड द लॉयन. एंड्रोक्लस जिसने लॉयन को बचाया, उनकी दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई है. तो यही वाला प्ले है विच हैज़ इंस्पायर्ड सियानो कैसी. सो दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ द प्ले विच हैज़ लिटिल बिट इंस्पायर्ड सियानो कैसी. बट बाकी वाले जो प्लेज हैं दैट इज़ मैन एंड सुपरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है. सीजन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो एस जॉन वर्क है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपको याद रखना है दैट ऑल दीज प्लेज आर रिटन बाय GB शॉ. ठीक है, लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो, जो 10th क्वेश्चन है हमारा. इसमें पूछा है कि जो GB शॉ का जो प्ले है ना, अभी हमने डिस्कस करा था, दैट इज़ मैन एंड सुपरमैन. तो मैन एंड सुपरमैन में हमने देखा था ना कि जो थर्ड एक्ट है उसका क्या टाइटल था. उसका टाइटल क्या था हमारा, डॉन जुआन इन हेल. कहाँ पर पहुँचा दिया है डॉन जुआन को, हेल में पहुँचा दिया है. और जो डॉन जुआन जो पोएम थी, किन्होंने लिखी थी डॉन जुआन पोएम, इफ़ यू कैन रिकॉल इट, इट वॉज रिटन बाय लॉर्ड बायरन. और डॉन जुआन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एक वुमनाइजर है. अब बताना है कि मैन एंड सुपरमैन में जो थर्ड एक्ट है उसका तो टाइटल हमने बता दिया, लेकिन अब आपको बताना है कि टोटल में कितनी एक्ट्स हैं उसमें. क्या 3 ही एक्ट थी उसके अंदर, क्या 4 है, 5 है, 6 कितनी है. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बीटा, यानी कि उसके अंदर टोटल में है 4 एक्ट्स. तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो मैन एंड सुपरमैन है ना, मैन एंड सुपरमैन इज अ प्ले विच इज रिटन बाय GB शॉ. और थर्ड एक्ट का टाइटल याद रखना है आपको. और टोटल में आपको पता होना चाहिए दैट देयर आर 4 एक्ट्स एंड इट इज़ अ सटायरिकल कॉमेडी. सटायर भी है, कॉमेडी भी है. व्यंग करके मतलब कॉमेडी करके आपको GB शॉ समझाना चाह रहे हैं, कुछ मोरल मैसेजेस देना चाह रहे हैं. तो इफ़ यू वांट टू रीड दोज मैसेजेस, इफ़ यू वांट टू गेट दैट डायडेक्टिक फील थ्रू अ कॉमिक वे, देन यू मस्ट रीड द प्लेस बाय GB शॉ. Thank you to all. I hope all these 10 questions are clear to you all, and I am extremely sorry for the delay in this video. मतलब बहुत ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल हो गया है भाई, मुझे सच में खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है लिटरली. एंड माई हेल्थ इज़ ऑल्सो नॉट वेल, बहुत BP लो हो जाता है. एंड स्टूडेंट्स, आई रियली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपलोड द वीडियो. मतलब मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग अच्छे से पढ़ लो, है ना. So all of you keep practicing, and most of you have even watched all the videos, like you have just completed everything that I've taught you so fast. I feel like uploading the video every other day because like you students are really too good, है ना. आप सब कुछ सारा कोर्स आप फटाफट से कंप्लीट करे जा रहे हो, सारे क्विजेज आपने कंप्लीट कर दिए हैं, है ना. सो दैट इज़ रियली अप्रिशिएटिव एंड कीप वर्किंग हार्ड. इट्स गुड दैट आई सी यू वर्किंग हार्ड. ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू डू एक्सरसाइज. वो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना. स्टे फिट and stay happy, keep on revising. I will try to make the next video as soon as possible. Goodbye to all.